हेलो एंड वेलकम टू नॉलेज जोन करंट अफेयर डिस्कशन। आज 3 दिसंबर के दिन हम डिस्कस करेंगे हिंदू और इंडियन एक्सप्रेस के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज़ है माउंट सिमेरू के बारे में। अभी न्यूज़ में क्यों है, देखिए जैसा कि हम जानते हैं कि माउंट सिमेरू जो है वो एक एक्टिव वोल्केनो है जो कि ईस्ट जावा इंडोनेशिया में लोकेटेड है। तो ये वोल्केनो जो है वो एक सबडक्शन जोन में लोकेटेड है जहाँ पर इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट सबडक्ट करता है यूरेशियन प्लेट के अंडर। माउंट सिमेरू जो है वो एक स्ट्रेटो वोल्केनो है। तो सिंस 1818 अराउंड 55 इरप्शन अभी तक रिकॉर्ड किए जा चुके हैं माउंट सिमेरू में। देखिए लोकेशन देख लेते हैं, ये है आपका मलेशिया, इंडोनेशिया, और ये वाली जो लोकेशन है ये है माउंट सिमेरू की। इधर आपका इंडियन ओशन है, तो आप लोकेशन याद रख सकते हैं। अब जान लेते हैं स्ट्रेटो वोल्केनो के बारे में। देखिए स्ट्रेटो वोल्केनो एक तरह का कोनिकल वोल्केनो होता है, यानी कि उसकी शेप जो होती है इस वोल्केनो की कोनिकल शेप की होती है, और इसकी जो बिल्ट है वो काफ़ी लेयर्स जो होती है लावा के हार्ड होने से इसकी लेयर का फॉर्मेशन होता है। तो ये जो लावा होता है वो अदर लावा की तरह नहीं होता है कि उसका इरप्शन बहुत ज़्यादा हो, नहीं, ये काफ़ी विस्कस होता है, यानी कि ये अपनी जगह पे ही कूल होके हार्ड हो जाता है और ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता है। स्ट्रेटोवोल्केनो की जो इरप्शन होती है वो एक पीरियोडिक एफ्यूजिव इरप्शन होती है। तो जो ये लावा है वो आप ह्यूमन के लिए एक बड़ा खतरा नहीं माना जाता है क्योंकि ये काफ़ी विस्कस है, ज़्यादा दूर तक नहीं फैलता है। और दूसरी तरफ अगर बात की जाए वैसे वोल्केनो की, जैसे कि निरागोंगो जो कि एक डेंजरस स्ट्रेटोवोल्केनो हो वर्ल्ड का, तो इसका मैग्मा जो है वो काफ़ी ज़्यादा इरप्ट करता है और ये मैग्मा अनयूजुअली इसमें सिलिका की जो कंटेंट होती है वो काफ़ी लो होती है, जिसकी वजह से ये लावा फ्लूइड नेचर का होता है, यानी कि ज़्यादा फैल सकता है। इसका जो रेट ऑफ फ्लो है वो काफ़ी ज़्यादा होता है। अगली न्यूज़ है वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के बारे में। देखिए अभी न्यूज़ में होने की क्या वजह है, वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा रिलीज किया गया। जैसा कि हम जानते हैं कि वर्ल्ड मलेरिया डे जो है उसको 25 अप्रैल के दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहाँ पे न्यूज़ में है क्योंकि अभी इसकी रिपोर्ट रिलीज की गई है। अब जान लेते हैं मलेरिया के बारे में। देखिए मलेरिया एक लाइफ थ्रेटनिंग डिजीज है जो कि टिपिकली ट्रांसमिट होता है एनोफिल्स मॉस्क्यूटो जो कि मादा मच्छर होती है उसके काटने से। तो यहाँ पर जो इन्फेक्टेड मॉस्क्यूटो होती है वो कैरी करती है प्लाज्मोडियम पैरासाइट को। जब ये मॉस्क्यूटो किसी भी इंसान को जब बाइट करता है तो वो उस पैरासाइट को उस ह्यूमन की बॉडी में उसके ब्लड स्ट्रीम में रिलीज कर देता है। एक बार वो पैरासाइट अगर आपकी बॉडी के अंदर आ जाता है तो वो आपके लीवर की तरफ ट्रैवल करता है और वहां पर वो ग्रो करना शुरू करता है। इसके बाद आप सेवरल डेज जब हो जाते हैं तब वो पैरासाइट मैच्योर हो जाता है और आपके ब्लड स्ट्रीम में इंटर कर जाता है और जो आपके रेड ब्लड सेल हैं उसको इन्फेक्ट करना शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो इन्फेक्टेड मदर होती है वो अगर उसको अगर इस तरह की डिजीज होती है तो ये डिजीज उसके बेबी में भी कैरी कर सकती है अगर उसका बर्थ होता है। तो इस तरह की जो मलेरिया होती है उसको कॉन्जेनिटल मलेरिया के नाम से जाना जाता है। अब जान लेते हैं कि इस रिपोर्ट में क्या कहा गया है। देखिए वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट जो है उसको एनुअली पब्लिश किया जाता है। इसमें एक कंप्रिहेंसिव अपडेट दी जाती है कि किस तरह से मलेरिया का जो ट्रेंड है, क्या डेटा है ग्लोबल और रीजनल वर्ल्ड में, उसके बारे में। इसके अलावा जो ये रिपोर्ट है वो ट्रैक करती है कि कितनी इन्वेस्टमेंट की गई है मलेरिया प्रोग्राम्स के अंदर। इसके अलावा कौन सारी रिसर्च की गई है और रिसर्च के अकॉर्डिंग क्या प्रोग्रेस आया है, किस तरह से कहां कहां किस किस एरिया में इंटरवेंशन किया गया है, क्या प्रिवेंशन ली गई है, किस तरह की डायग्नोसिस की जा रही है मलेरिया के अगेंस्ट, क्या ट्रीटमेंट दिया जा रहा है और किस तरह से इसकी सर्विलियंस की जा रही है। इसके अलावा यहाँ पे इंक्लूड किया जाता है जो भी डेडिकेटेड चैप्टर्स हैं मलेरिया एलिमिनेशन के लिए। इसके अलावा की थ्रेट क्या है, किस तरह से हम मलेरिया के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं, तो इन सारी चीज़ों को इस रिपोर्ट में इंक्लूड किया जाता है। इसके अलावा जो ये रिपोर्ट है वो पूरी तरह से बेस्ड होती है जो इंफॉर्मेशन रिसीव की जाती है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम्स और जो भी अदर पार्टनर्स होते हैं एंडेमिक कंट्रीज के अंदर, वहां से। की फाइंडिंग्स क्या है इस रिपोर्ट के अंदर, देखिए जो भी रिपोर्ट अभी फाइंड की गई है उसमें इंडिया के लिए काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। ऑल्दो जो वर्ल्ड लेवल पे जो है
ये रिपोर्ट काफ़ी निराश करने वाली है, लेकिन हमारे लिए काफ़ी अच्छा यहाँ पे रिजल्ट है, क्योंकि यहाँ पे कहा गया है कि जो मलेरिया केसेस हैं उनमें काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। साउथ ईस्ट एशिया में कंट्री है उसमें हमारी कंट्री यहाँ पर काफ़ी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो यहाँ पर जो केस काउंट है वो रिड्यूस हुआ है 20 मिलियन से इन 2000 टू अराउंड 5.6 मिलियन इन 2019। तो काफ़ी अच्छी बात है ये हमारे लिए। इसके अलावा जो ये रिपोर्ट है वो उसमें बताया गया है कि जो ग्लोबल मलेरिया केस काउंट है वो अभी भी अनचेंज है अगर पास्ट 4 ईयर की बात की जाए तो। इसके अलावा 2019 से यहाँ पर जो नंबर है वो अराउंड 229 मिलियन तक हैं। तो यहाँ पर वर्ल्ड मलेरिया रिपोर्ट 2020 के अकॉर्डिंग, जिसको प्रिपेयर किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, इंडिया एक ऐसी कंट्री है जो कि हाईएस्ट जो 11 मलेरिया बर्डन कंट्री है वर्ल्ड की उसमें आती है। तो इंडिया जो है यहाँ पर लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर के तौर पे उसको देखा जाता है मलेरिया केसेस में साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर, क्योंकि यहाँ पर जो 88% मलेरिया केसेस आते हैं वो हमारी ही कंट्री से आते हैं। इंडिया के अंदर जो मलेरिया केसेस है उसमें काफ़ी रिडक्शन देखने को मिला है। कहा गया है इस रिपोर्ट में कि 2018 और 19 के बीच में जो केसेस हैं उनमें 21% का रिडक्शन देखने को मिला है। इसके अलावा मलेरिया से जो डेथ होती थी उसमें भी काफ़ी ज़्यादा रिडक्शन देखने को मिला है। पास्ट 2 ईयर की अगर बात की जाए तो 2019 में जो डेथ थी मलेरिया के वजह से इंडिया में वो थी 4,09,000 पर्सन की, जो कि 2018 में थी 4,11,000। तो यहाँ पर एक डिक्रीज देखने को मिला है। इसके अलावा इंडिया जो है वो वन ऑफ द लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है मलेरिया केसेस में। जो कमी आई है साउथ ईस्ट एशिया रीजन के अंदर उसमें यहाँ पर जो हाईएस्ट मलेरिया बर्डन कंट्रीज हैं उनमें कैमरून, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो, बुर्किना फासो, मोजाम्बिक, माली, घाना, इंडिया, नाइजीरिया और यूनाइटेड रिपब्लिक ऑफ तंजानिया शामिल हैं। ये कंट्री जो है वो मिल करके 70% जो ग्लोबल एस्टिमेटेड मलेरिया बर्डन है उसको ये लोग, इन सारी कंट्रीज मिल करके ही पूरा कर लेती है। अफ्रीकन रीजन जो है वहां तो स्थिति और ज्यादा खराब है। मोर देन 90% जो ओवरऑल मलेरिया डिजीज बर्डन है वो यहां से ही आती है। तो यहाँ 2000 से अभी तक जो नंबर ऑफ मलेरिया डेथ है वो रिड्यूस तो हुई है, लेकिन जो इस रीजन में केसेस हैं वो भी काफ़ी ज़्यादा होते हैं। तो यहाँ पर जो प्रोग्रेस है अगेंस्ट मलेरिया वो इंक्रीज नहीं हुआ है अगर WHO की रिपोर्ट की माने तो। इसका जो सबसे बड़ा वजह यहाँ बताया जा रहा है कि जो एक्सेस होता है लाइफ सेविंग टूल्स का उसमें गैप होना जो कि कोविड-19 पैंडेमिक के दौरान देखा गया है। इसके अलावा जो भी फंडिंग है नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पे उसमें भी एक शॉर्टफॉल देखने को मिला है। तो मलेरिया फंडिंग जो है 2019 में वो $3 बिलियन तक पहुंच गई थी एज अगेंस्ट जो टारगेट था $5.6 बिलियन का। अगली न्यूज़ है यूपी के रिलीजियस कन्वर्जन ऑर्डिनेंस के बारे में। जैसा कि अभी आपने न्यूज़ में सुना होगा कि उत्तर प्रदेश ने यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन को एक तरह से क्रिमिनलाइज किया है। अगर मैरिज के थ्रू या फोर्सफुली कोई यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन कराता है तो यहाँ पर जो सीरीज ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट थी उससे आगे बढ़ते हुए यूपी ने ये ऑर्डिनेंस पास कराया है। तो इस ऑर्डिनेंस के अकॉर्डिंग मैरिज जो होगी वो उसको नल एंड वॉइड डिक्लेयर किया जाएगा अगर मैरिज के बाद उस वुमेन की रिलीजियस कन्वर्जन कराई गई हो और उस मैरिज का पर्पस ही ये हो कि उस पर्सन का, उस वुमेन का यहाँ पर रिलीजियस कन्वर्जन कराना है। तो यहाँ पर इसको नल एंड वॉइड किया जाएगा। और अगर कोई अपनी विश से चाहता है कि वो अपना रिलीजन चेंज करे अपने मैरिज के बाद तो उसको डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के पास अप्लाई करना होगा इसके लिए। इसके अलावा जो प्रोविज़न डाले गए हैं इस ऑर्डिनेंस में उसमें कोई अगर पर्सन ऐसा है जो अपने ओरिजिनल रिलीजन की तरफ वापस जाना चाहता है तो यहाँ पर वो इस तरह का कन्वर्जन कर सकता है। यानी ओरिजिनल रिलीजन में जाने का मतलब अगर कोई पर्सन जैसे कि वो पहले किसी अदर धर्म से बिलोंग करता था, यानी कि पहले वो पारसी था या फिर हिंदू या किसी भी अदर धर्म से था और उसने कन्वर्जन करा के मुस्लिम धर्म या अन्य धर्म में वो गया है, तो अगर वो चाहता है कि नहीं वो फिर से अपने ओरिजिनल धर्म पारसी, सिख, हिंदू किसी भी धर्म में अगर फिर से जाना चाहता है तो वो इस ऑर्डिनेंस के प्रोविजन के अंडर वो इस तरह कन्वर्जन कर सकता है। तो यहाँ पर जो कन्वर्जन का जो दायित्व है, अगर किसी पर्सन को
फोर्स किया गया है कन्वर्जन कराने के लिए, तो वो जो एक्यूज होगा वो उसके तरफ ही इसका सारा दायित्व होगा, क्योंकि उसने ये कन्वर्जन कराई है। और अगर इस लॉ का जो ये ऑर्डिनेंस लेके आया गया है इसका उल्लंघन किया जाता है, तो यहाँ पर कोर्ट जो है वो एप्रोप्रिएट कंपनसेशन भी उसके ऊपर कर सकती है कि वो कंपनसेशन पे करेगा जिसका उसने कन्वर्जन कराया, यानी कि जो विक्टिम है कन्वर्जन का उसको वो यहाँ पर कंपनसेशन भी पे करेगा। और मैक्सिमम यहाँ पर 5 लाख तक की यहाँ पर पेनाल्टी को एक्सटेंड किया जा सकता है। इसके अलावा कोई भी पर्सन यहाँ पर इस तरह से कन्वर्ट नहीं कराया जाएगा डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, जहाँ पर उसको किसी तरह से मिसगाइड किया गया है या फिर इन्फ्लुएंस किया गया है या फ्रॉडलेंट के थ्रू, यानी कि अगर मैरिज कर रहा है झूठ बोल के कि मैं तुमसे मैरिज कर रहा हूँ, यानी कि मैं हिंदू हूँ या मैं किसी और धर्म से बिलोंग करता हूँ और वो एक्चुअली में किसी और धर्म से बिलोंग करता है, तो इस तरह की कन्वर्जन को यहाँ पर नहीं माना जाएगा। इसके अलावा जो भी अग्रीव पर्सन है, यानी कि जिसके साथ इस तरह कन्वर्जन कराया गया है, उसके फैमिली में जो भी पर्सन है, ब्रदर सिस्टर या फिर उसका कोई ब्लड रिलेशन में आता है, तो वो यहाँ पर उस कन्वर्जन के अगेंस्ट में कंप्लेन फाइल कर सकता है। अगर मास स्केल पे रिलीजियस कन्वर्जन होता है तो यहाँ पर रजिस्ट्रेशन जो होगा सोशल ऑर्गेनाइजेशन का वो कैंसिल कराया जा सकता है, क्योंकि ये जो कन्वर्जन है उन्हीं के द्वारा इनिशिएट की जाती है। और अगर कोई पर्सन 2 बार इस तरह की कन्वर्जन कराते हुए पकड़ा जाता है, यानी कि पहले से वो इस मैटर में लिप्त पाया गया है, तो यहाँ पर उसको जो पनिशमेंट मिलेगी वो भी डबल मिलेगी। तो यहाँ पर जो ये ऑर्डिनेंस है तो ये कॉग्निजिबल होगी और नॉन बेलेबल और ट्रेलेबल भी हो सकती है सेशन कोर्ट के द्वारा। अब जान लेते हैं सुप्रीम कोर्ट का क्या यहाँ पर स्टैंड रहा है मैरिज और कन्वर्जन के बारे में। देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यहाँ पर कहा है कि जो स्टेट है या कोर्ट है उसका कोई जुरिडिक्शन नहीं है किसी भी एडल्ट के एब्सोल्यूट राइट पे कि वो अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकता है। यानी कि उनका कहना है अगर कोई एडल्ट है तो वो किससे मैरिज करता है, इसमें कोर्ट या किसी भी स्टेट का कोई दखल हो ही नहीं सकता, क्योंकि वो फ्री है अपना लाइफ पार्टनर चूज करने में। क्योंकि हमारी कंट्री जो है एक फ्री और डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो अगर इंटरफेरेंस की जाती है स्टेट के द्वारा किसी एडल्ट के राइट टू लव या मैरी को लेकर के, तो वो एक चिलिंग इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा उसकी फ्रीडम के ऊपर। इसके अलावा उन्होंने कहा कि जो इंटीमेसी है मैरिज की वो लाई करती है टोटली कोर जोन ऑफ प्राइवेसी में, जो कि इनवायलेबल है और कोई भी पर्सन अपना लाइफ पार्टनर चूज कर सकता है किसी भी धर्म से। और ये जो राइट है वो पार्ट है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनहुड और आइडेंटिटी का। अब जान लेते हैं चिलिंग इफेक्ट ऑफ फ्रीडम के बारे में। यहाँ पे जो चिलिंग इफेक्ट है फ्रीडम का, उसको कहा गया है कि अगर कोई यहाँ पर इंटरफेरेंस करता है स्टेट किसी एडल्ट के राइट टू लव या मैरी को लेकर के, तो वो जो इफेक्ट है वो चिलिंग इफेक्ट कहलाएगा उस पर्सन की फ्रीडम को लेकर के। तो यहाँ पर जो एब्सोल्यूट राइट है किसी भी इंडिविजुअल का टू चूज अ लाइफ पार्टनर, वो किसी के फेथ पे को लेकर के सबसे लीस्ट। जान लेते हैं कि कोर्ट की डिफरेंट जजमेंट जो आई थी उसके बारे में। देखिए, हादिया केस जजमेंट 2017 में जो हुआ था, वहां पे जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने लिखा था कि जो मैटर है ड्रेस का, फूड का या आइडियोलॉजी, लव, पार्टनरशिप, ये सारी जो है वो सेंट्रल एस्पेक्ट है किसी की आइडेंटिटी की। तो यहाँ पर कोई भी स्टेट या लॉ डिक्टेट नहीं कर सकता है किसी पर्सन के चॉइस को लेकर के कि वो अपना पार्टनर किस तरह से चॉइस करे। तो ये एक तरह से यहाँ पर उसकी एबिलिटी को, फ्री एबिलिटी को लिमिट करेगा। तो यहाँ पर पर्सन खुद से डिसाइड करेगा कि वो किसको चुनना चाहता है। इसके अलावा केस पुट्टास्वामी का जजमेंट है, प्राइवेसी जजमेंट 2017, जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन बेंच ने कहा कि जो ऑटोनॉमी है इंडिविजुअल की वो यहाँ पर उसके ऊपर डिपेंड करती है, उसके जो डिसीजन लेने की एबिलिटी है किसी भी मैटर में वो उसके ऊपर डिपेंड करती है। उसके अलावा लता सिंह केस 1994 में यहाँ पर एपेक्स कोर्ट ने कहा था कि इंडिया जो है अभी एक क्रूशल ट्रांसफॉर्मेशनल पीरियड से गुजर रहा है, तो यहाँ पर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है और हमें एक्सेप्ट करने की ज़रूरत है प्लूरैलिटी और डाइवर्सिटी ऑफ कल्चर को। इसके अलावा जो भी डिसग्रंटल्ड रिलेटिव्स हैं, इंटर रिलीजियस मैरिज ऑफ ए लव्ड वन, उनको भी यहाँ पर ऑप्ट करना होगा कट ऑफ सोशल रिलेशन रैदर देन
रिजॉर्ट टू वायलेंस और हरासमेंट, यानी कि उनको एक्सेप्ट करना होगा रैदर देन उनको वायलेंस और हरासमेंट करने के। इसके अलावा सोनी गेरी का केस भी है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने वार्न किया था सुपर गार्डियन बनने से जजों को, क्योंकि वो जो है वो किसी भी पर्सन के एज ए गार्डियन बिहेव नहीं कर सकते हैं। तो इस तरह की चीज़ें इस केस में कही गई हैं डिफरेंट जजमेंट में। तो ये थी आज की सारी न्यूज़। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।